फैक्ट है। थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए इंसान। मतलब मेरी मैं तुम्हारे अब ये जो लोग रात को इंटर वाले बैठते हैं वो फटती है उनकी, जबकि मैं बता को पास हो जाएंगे उनकी फटती है। वो बेचारे शांति से आके बैठते हैं। अभी आना बंद कर दिए गर्मी की वजह से कि सर थोड़ा घर पे पढ़ लेते, मतलब हाँ भाई पढ़ लो घर पे। उसमें एक सिंधी है, एक मारवाड़ी है, एक जैन है, एक असाटी है। हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी बॉडी नहीं बनानी, उसके लिए जीवन पड़ा है। बराबर है कि नहीं? पहले एग्जाम तो निकले। तो योर हार्ड वर्क डिसाइड कि आपके घर वाले मेहनत से कमा रहे हैं कि इधर उधर से आ रहा है। मैं खुला बोल रहा हूँ, बुरा मानना है तो प्लीज मान लेना आज। इसको मानना, बुरा मानना मैं चाहता हूँ। 28 दिन रहेगा एग्जाम। हमारी फटके 4 हो जानी चाहिए। हाँ यार मेरे को एग्जाम निकालनी है। क्या ही कर लेगा। याद आ रहा है वो सीबीएसई वाला गवर्नमेंट बजट में था। सरकार के, मैं ये चैप्टर में आपको डिस्कशन से पढ़ाता हूँ। इजी है चैप्टर, बहुत इजी है। क्या है चैप्टर का नाम? पढ़ो पहले क्या लिखा है। फिस्कल फंक्शन, मतलब बजटरी फंक्शन बोलते हैं इसको। सरकार जब बजट लाती है तो क्या क्या कर। 3 फंक्शन है। पहला है एलोकेशन, दूसरा है रिडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है स्टेबलाइजेशन। बेटा मैं बिल्कुल कुछ 10 मिनट तक कुछ बोलूंगा, सिर्फ सुनना। एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेस को सरकार अपने पास में रखती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, स्पेशली पब्लिक गुड्स, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। सरकार बोलती है रिसोर्सेस तुम्हारे हाथ में दी तो तुम खत्म कर दोगे, तो एटलीस्ट पब्लिक गुड्स की जिम्मेदारी मेरे पास रहने दो। प्राइवेट गुड्स तुम बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलोकेशन से फायदा क्या होगा? जिसके पास नहीं है उसको भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार देगी ना। ये एलोकेशन है, सुनना पूरी बात है। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अब बांटने के बाद में भी कमी पड़ गई, होता है ना। अब रिसोर्सेस तो सरकार के पास में भी क्या है, लिमिटेड है। तो सरकार क्या बोलती है, फिर उनसे लेंगे जिनके पास ज्यादा है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स लगाओ उन पे जिनके पास पैसा ज्यादा है, और उनको दो जिनके पास पैसा बहुत कम है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द पुअर। ये भी एक तरीका हो सकता है। जहां वर्ड आया स्टेबलाइजेशन, तो मतलब देश में 2 स्थिति आती है स्टेबलाइजेशन में, इन्फ्लेशन और रिसेशन। इन्फ्लेशन में क्या करना है सर? इन्फ्लेशन बहुत इजी है। जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब देश में डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा है तो प्राइस बढ़ने लगेगा। बेटा क्लियर, बहुत ही इजी यूनिट है। कैसे कंट्रोल करोगे महंगाई को आप? सर टैक्सेशन को बढ़ाऊंगा, टैक्स बढ़ाऊंगा तो लोग शायद थोड़ा कम खरीदेंगे। अगर टैक्स से फर्क नहीं पड़ा तो फिर आरबीआई को बोलूंगा तुम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग जो बैंकों से पैसा ले रहे हैं, बैंक से पैसा ले लेके खर्च करते हैं लोग, फाइनेंस, तो वो पैसा लेना क्या हो जाएगा? तो 2 तरीके से आपका महंगाई कंट्रोल होती है, एक टैक्सेशन को बढ़ा के और दूसरा इंटरेस्ट रेट। इसको उल्टा कर दो। अब देश में रिसेशन है तो वो भी तो गलत है ना, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ये भी तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या करोगे आप? डिमांड बढ़ाने के लिए बोलो टैक्स को कम करोगे कि लोग मार्केट में आए, और इंटरेस्ट रेट्स को भी कम करोगे कि लोग ज्यादा पैसा ले बैंकों से और खर्च करें। एक और तरीका है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है तो उसको सब्सिडी दो। अरे बोले यार, प्रोड्यूसर के पास भी पैसा नहीं है तो उसको भी सब्सिडी दो, ये भी एक तरीका। मार्केट में पैसा डालने के लिए आपको पैसा सस्ता करना पड़ेगा कि लोग पैसा पाए। ये स्टेबिलिटी। जहां स्टेबिलिटी बढ़ा है मतलब इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। टैक्सेशन का मतलब होता है बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट में ही तो आता है टैक्स। और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आरबीआई। आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो पैसा लेना हमारे लिए महंगा हो जाएगा। सिंपल। समझा के क्या बोला? सो 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली थ्रू पब्लिक गुड्स, दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन, उनसे लो जिनके पास पैसा ज्यादा है, सभी ने पढ़े हैं टॉपिक तो, और लास्ट क्या है? स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और रिसेशन में स्टेबिलिटी लेके आना। स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मेरे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सम, एज सिंपल एज दैट। अब आपने कुछ नहीं करना है, पटापट नीचे पढ़ना क्या लिखा है। पहला फंक्शन, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले आप लोग आ जाओ, एडम स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं, बोलो क्या पढ़े, लिखो। एडम स्मिथ कहते हैं, जो फ्री मार्केट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं,
इनका कहना है मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन करना है, क्योंकि इनका कहना है अगर सरकार इन्वॉल्व होगी तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। बोलता मार्केट को फ्री छोड़ देंगे तो फिर लोग वही बनाएंगे जो मार्केट को चाहिए, और मार्केट को जो चाहिए अगर वही बनेगा तो इससे बेटर एलोकेशन क्या हो सकता। तो ये बहुत बड़े, देखो लिखा है ना, फ्री मार्केट के सपोर्टर थे और चाहते थे सरकार का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। अरे बोलिए। बट इनकी बातों को हमने 4 जगह पर बिल्कुल नहीं माना। कौन से 4 काम थे इसी का, या तो तू मेरे पे ध्यान दे बताया ना, या तो अपनी कॉपी में ध्यान दे, तूने इधर उधर ध्यान दी। एडम स्मिथ का सिंपल कहना था मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट खुद डिसाइड करेगा क्या बनाना है। बट हमने बोले भाई साहब ये 4 चीजों में मार्केट को फ्री नहीं छोड़ सकते, नहीं तो लूटमारी हो जाएगी। पहला क्या लिखा है, नेशनल डिफेंस को थोड़ी ना मार्केट पे छोड़ेंगे, सरकार अपने पास रखती है इसको। दूसरा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि रोड, ब्रिज, कैनल्स, हार्बर, शिप के लिए यूज होता है। पोस्टल सिस्टम, ये आज भी क्या है, सरकार के कंट्रोल में कुछ हद तक। सेकंड लास्ट, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स। और लास्ट क्या लिखा है, स्ट्रीट लाइट, गड्ढे भरना, नालियां साफ करना, ये आज भी किसके पास है। इसको फ्री मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब आ जाओ रिचर्ड मस्ग्रेव, बहुत अच्छा है, ये बताता हूं मैं आपको। वो क्या बताएगा मैंने बता दिया ऊपर आपको भी। इन्होंने बोला गवर्नमेंट के 3 फंक्शन है। बताओ, इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम पढ़ो क्या लिखा। इन्होंने बताया 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी है, गवर्नमेंट के 3 रोल होंगे। पहला रोल क्या है, एलोकेशन। बेटा एक सिंपल सवाल का जवाब देना, सरकार के पास रिसोर्सेस होंगे तो कम बर्बाद होंगे, और जब कोई चीज कम बर्बाद होती है तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किससे, एफिशिएंसी से। दूसरा क्या बोल रहा है, फेयरनेस। व्हाट इज फेयरनेस, 1% लोगों के पास में देश की 70% इनकम है। अदानी अंबानी 70-75% इनकम है, वेल्थ है। ये फेयर है क्या अनफेयर है, अनफेयर है। से लेके बांटो, बट अब उनके पास इतनी चली गई कि कितना भी ले लोगे तो कम नहीं हो सकता। तो टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर होना चाहिए, मोर ऑन द रिच, लेस ऑन द। और लास्ट क्या लिखा है, स्टेबिलिटी, वो इजी है। बताओ इंटरेस्ट रेट वाली पॉलिसी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, और बजट और टैक्सेशन क्या बोलते हैं, फिस्कल। फिनिश। बोलो, बताओ अगर देश में इन्फ्लेशन है तो सरकार कम खर्च करेगी कि ज्यादा, कम, क्योंकि आप खर्च कर रहे हो ना। और अगर रिसेशन है तो सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। एलोकेशन पक्का समझा क्या बोल रहा हूं मैं। तो एलोकेशन मैं आपको ना कंसेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर कर, हाँ या ना में जवाब दो। रिसोर्सेज लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है, एक दिन खत्म हो जाएंगे अगर मार्केट के भरोसे छोड़ देंगे तो सरकार क्या बोलती, सुनना हो, बोलता प्राइवेट गुड्स तुम बनाओ, पब्लिक गुड्स मैं बनाओ। प्राइवेट गुड्स का मतलब क्या है, ये लैपटॉप तुम बनाओ, अरे बोलो, इस लैपटॉप की जो सेफ्टी का इश्यू है, नेशनल सेफ्टी, वो मैं देखती हूँ। वो सर्विस हो गया ना, वेलफेयर हो गया। बोलता गाड़ी तुम बनाओ, हाईवे में बना लेती हूँ। बराबर है कि नहीं, झूले तुम बनाओ, पब्लिक पार्क में बना लेती हूँ। तो ये वाला काम मेरे को दे दो, पब्लिक गुड्स वाला, प्योर पब्लिक गुड्स वाला। अब सर दोनों में, प्योर में क्या, प्योर फ्री राइडर होता है पैसे, पब्लिक गुड्स में है तो पब्लिक के लिए, बट पैसे लगेंगे, फीस भी तो बढ़ रहे थे ना। सरकारी अस्पताल में, सरकारी कॉलेज में भी अगर तू पढ़ रहा है तो पैसे तो लगेंगे ना बे, कुछ तो फीस देनी पड़ेगी। सरकार, जल्दी से आंसर कर, सरकार मार्केट को सब्स्टिट्यूट करती है हाईजेक करके कि कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट। सरकार कभी मार्केट को सब्स्टिट्यूट नहीं करती। 5th वाले पॉइंट को अंडरलाइन करो। तो इंडिया फ्री मार्केट है, इंडिया सोशलिस्ट मार्केट है कि इंडिया मिक्स्ड मार्केट है, तो 4th वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा है। बहुत सारी चीजों का प्राइस मार्केट भी डिसाइड करता है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है, सही है। और रेलवे का पूरा प्राइस कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। तो देखो ना, सबसे महंगा टिकट किसका और सबसे सस्ता किसका, वो आपको समझ जाएगा क्या लॉजिक है, सही है। तो सरकार कब इन्वॉल्व होती है रिसोर्सेस के मार्केट में, जब प्राइवेट मार्केट रिसोर्सेस को बर्बाद करने लगता है। प्राइवेट मार्केट कौन है, पैसे कमाने वाले लोग। 6 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है बेटा,
शिखर पढ़ना। हाँ, अब आ गया रीजन सरकार एलोकेशन में क्यों इन्वॉल्व होती है, फिर 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट उसका आंसर नहीं होगा, बनेंगे। बोलो, सरकार क्यों इन्वॉल्व हो रही है, मैंने पढ़ा दिया आपको। कौन से गुड्स बेचने के लिए इन्वॉल्व हो रही है, वेरी गुड, अंडरलाइन करो। नेशनल डिफेंस, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इनका कोई मार्केट है क्या? तो बोले नहीं है, तो मेरे को आना पड़ेगा मार्केट क्रिएट करने के लिए। और सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट के वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। खत्म हो गई बात, 3 पॉइंट ने खत्म कर दिया। सही है? अरे बोलो, बताइए, कौन कौन से रीजन मार्केट को फेल करते हैं? पहला रीजन क्या लिखा है? मोनोपोली, जहां एक ही आदमी होगा वो रिसोर्सेस को बर्बाद कर देगा, लिखा है। अरे बोलो, वो जानबूझ के प्रोडक्शन कम करता है और प्राइसेस को बढ़ाता है। कौन से गुड्स है जो प्राइवेट मार्केट बिल्कुल क्रिएट नहीं करेगा? डिफेंस। कारण क्या है? फ्री राइडर, फ्री में देना है। तीसरा, इनकम्प्लीट मार्केट। व्हाट इज इनकम्प्लीट मार्केट? मार्केट जानबूझ के, बोलो, मार्केट जानबूझ के कुछ गुड्स कम बनाता है कि उसका प्राइस हमेशा बढ़ते रहे। एजुकेशन एंड हेल्थ, कमी है ना, हेल्थ केयर तो बहुत ही कम है इस देश में। अच्छा, एजुकेशन हेल्थ को बोलते हैं मेरिट गुड्स। सभी को थोड़ी ना मिलता है ना एडमिशन, मेरिट पर मिलता है ना, जो एलिजिबल है उनको मिलती है। हेल्थ केयर भी किसको मिलेगी? जो एलिजिबल, जिसको जरूरत है भाई, सबको थोड़ा ना मिलेगा यार। हम सब जाते हैं क्या जीएमसी? जो जरूरत वाले लोग हैं वो जाएंगे ना। मेरिट गुड्स। बताओ, सरकार क्यों इन्वॉल्व हो रही है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, अगर हमने सब कुछ प्राइवेट मार्केट पे छोड़ दिया, तो या तो वो देश के रिसोर्सेस को ओवर यूज कर लेंगे, या फिर उसको एग्जॉस्ट कर लेंगे। अपने जो हैदराबाद में हम देख रहे हैं, 400 एकड़ जो जंगल काटा गया। आगे बोलो, एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी घुसती गवर्नमेंट। कौन सी एक्सटर्नलिटीज? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन, उसमें भी कौन सी वाली है, पॉजिटिव वाली कि नेगेटिव वाली? नेगेटिव। 6 पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? फैक्टर इन मोबिलिटी विच कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड, क्या लगता है आपको, इंडिया में जो लेबर है वो बहुत मोबाइल है क्या? नहीं सर, बड़ा मुश्किल है उसको इधर से उधर लाना। लेजीनेस हो सकती है, अपनी फैमिली से प्यार हो सकता है, अपने माहौल में रहने की इच्छा हो सकती है, और पैसा ना कमाने की भी इच्छा है कहीं। तो बोलता है वो भी एक पॉपुलर रीजन है। तो उस वजह से क्या होता है, अब इसको, अब गांव वाले को शहर आना ही नहीं है, इट विल क्रिएट, एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट इनएफिशिएंसी। फिर जो है उनसे काम करवाना पड़ेगा महंगे में आपको। सेकेंड लास्ट क्या लिखा है? बोलिए, सरकार क्यों इन्वॉल्व होती है मार्केट में? क्योंकि एक को इन्फॉर्मेशन ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, क्या बोलते हैं इसको, असिमेट्रिक। और लास्ट क्या लिखा बेटा? इन इक्वलिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कम लोगों के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो उसके लिए भी सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में आ जाओ भाई साहब, कंक्लूजन में आ जाओ। जो जरूरी है मैं वही अंडरलाइन करवा रहा हूं। सरकार क्यों लोगों से पैसा लेती है? क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। बोलो बेटा, सरकार अपने रिसोर्सेस को किसके थ्रू, बताइए किसके थ्रू एलोकेट करती है, बताइए? फिस्कल पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम होता है बजट। लिखो अफीस भाई, आप तो नींद में हो, उड़ जाओ नींद से। हाँ, उड़ जाओ नींद से, उड़ जाओ थोड़ा सा। क्या होने वाला है एलोकेटिंग फंक्शन में? किस पर कैसे टैक्स लगेगा, व्हाट पे, किस पर और काय पे टैक्स लगेगा? हाउ मच, ऑन व्हाट सरकार पैसा खर्च करेगी? सही है। कैसे आप देश के पूरे रिसोर्सेस को डिवाइड करोगे? कैसे दोनों गुड्स को लेके चलोगे? आप दो प्रकार के सोशल गुड्स हैं, बोलो कौन कौन से? पब्लिक गुड्स एंड, एग्जांपल देता हूँ, हाँ या ना में जवाब देना। पब्लिक पार्क काय में आएगा? पब्लिक गुड्स है। और वही सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल काय में आएगा? मैरिड गुड्स। जैसे ये जो नीट वाले, जेई वाले पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लिए तो पढ़ रहे हैं, है सबके लिए।
बट उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। ई वाला पॉइंट क्या है? द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द, अब पब्लिक सेक्टर तो खत्म कर रही है सरकार, तो फिर देश में कंट्रीब्यूशन ही क्या बचा उसका? कितने पब्लिक सेक्टर रह गए? टेलीकॉम में नहीं बचा, पोस्टल एड्रेस खत्म होने वाला है, पोस्ट ऑफिस खत्म हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट हावी है वहां पर भी, एक रेलवे है, एक एटॉमिक एनर्जी है, बाकी सब तो प्राइवेट कर दिया आपको। तो ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे खुद के धंधे पानी कितने हैं। अगर तुम्हारा धंधा पानी है ही नहीं तो फिर तो तुम्हारा इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं, फिर तो मार्केट को चलने दो जैसे चल रहा है। भाई देश में अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है और सरकार उसमें मात्र 5 रुपए का प्रोडक्शन कर रही है, तो तुम क्या ही कर लोगे उसको? और लास्ट में क्या लिखा था? री एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट यूज टू पब्लिक। ये कंक्लूजन है भाई, कंक्लूजन है ये, इतने सारे पॉइंट्स भूलना मत। क्वेश्चन कहां कहां से आएगा मैं काफी क्लियर हूं अपने जोन में, क्वेश्चन कहां कहां से आता है ना? आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, बट यहां से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इतना हमको भी समझता है ना कि कहां से क्या पूछ सकता है। हर पॉइंट पढ़ने के लिए होता है, बट हर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आता, ये फैक्ट है। दीज आर द फैक्ट्स। चलो आंसर तो फटाफट पढ़ लिए मैंने। बताओ, अगर देश में गुड्स की कमी है, स्पेशली वो गुड्स जो सोसाइटी में सबको चाहिए, तो और प्राइवेट मार्केट उसको बना नहीं रहा है क्योंकि वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव है, तो फिर कौन बनाए उसको? अंडरलाइन कर लो वैसे। अच्छा एक और चीज, एक और आंसर देना। अगर प्राइवेट मार्केट में ऐसे गुड्स हैं जो वेलफेयर प्रमोट करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर उसको बनाना नहीं चाहता क्योंकि महंगा पड़ता है, तो भी सरकार ऐसे गुड्स को खुद तो नहीं बना पा रही है। जैसे सोलर, वेलफेयर ही प्रमोट करेगा ना, एनर्जी बचाएगा, तो सरकार बिजनेसमैन को बोल रही बनाओ, बोलते नहीं बनाऊंगा, वो बोले महंगा पड़ता है, तो सरकार उनको क्या प्रोवाइड करेगी? इंसेंटिव्स। अब जो देश में खराब गुड्स बना रहा है, डेंजरस गुड्स है, ड्रग्स है, सिगरेट है, अल्कोहल है, अब सरकार को पता है बना तो सकते हैं क्योंकि है तो फ्री मार्केट, आप रोक तो नहीं सकते किसी को, बट आप चाहते हो कि ऐसे गुड्स बने, बिके, बट महंगे बिके, कि वही लोग खरीद पाए जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनको क्या करोगे आप? लिखा है यहाँ पर। तो सर ये सोशल वेलफेयर प्रमोट नहीं करते हैं? डेफिनेटली, सिगरेट अल्कोहल सोशल वेलफेयर वाला पार्ट थोड़ा। तो आप बेचना भी अलाउ कर रहे हो और साथ साथ में उस पर टैक्स भी ज्यादा लगा रहे हो, तो इससे दो वेलफेयर होंगे। टैक्स लगने से शायद थोड़ा महंगा हो जाएगा और वो टैक्स का पैसा सरकार यूज करेगी अपने वेलफेयर के। सही है? अरे बोलिए। कि सरकार कभी कभी ये भी करती है कि अगर सरकार को लगता है कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं तो मार्केट खराब होगा, तो उनको क्या बोलती है? बोलो, मर्ज हो जाओ, एक साथ मिलके काम करो। इससे बहुत सारे बैंक है उनको सरकार ने नेशनलाइज वो कर दिए। हाँ, मर्जर्स करती है, मर्जर्स। इंडिया में किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी कोने में, बहुत पॉलिसी सिमिलर होती है। बोलो क्यों? नेशनलाइजेशन हो गया ना। एसबीआई साउथ में रहे या नॉर्थ में रहे, पॉलिसी सेम लेके चलेगा, बिकॉज एक ही जगह से डिसाइड हो रही पॉलिसी। अभी इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। तो वो कुछ स्टेट्स के लिए होता है कि पूरे देश के लिए होता है? तो हो गया ना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। और लास्ट क्या लिखा बताओ? सेकंड लास्ट, सरकार बोलती है रुक जा भाई, अगर तू वैसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर जो धंधा पानी तू करना चाह रहा है उसके लिए क्या ले मेरे से? लाइसेंसिंग ले। तू लाइसेंस ले, मैं तेरे को कंट्रोल करूंगा, तेरे लेबर के वेजेस मैं डिसाइड करूंगा, तेरी लोकेशन भी मैं डिसाइड करूंगा। जितनी भी डेंजरस इंडस्ट्रीज है वो शहरों में नहीं होती, शहरों के बाहर। उसके लिए एनओसी लेना पड़ता है आपको, नो ऑब्जेक्शन। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप जो सामान बना रहे हो उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। और लास्ट क्या लिखा है बताइए? गवर्नमेंट बहुत सारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाती है। कल मैंने आपको बहुत सारे कानून का इंफॉर्मेशन दिया था। और लास्ट क्या लिखा है? एनी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, हाँ ठीक है, 6 पॉइंट कुछ नहीं है, बोलता है या तो ये 5 यूज करो या पांचों को मिक्स करके कोई पॉलिसी बनाओ। दैट इज द इंटरमीडिएट टेक्निक्स। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बात बोलूँ क्या, आज आप क्लास में ध्यान दे दो, ये पढ़ना मत कर जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये लॉजिकल चीजें, सरकार मार्केट को बचाने के लिए क्या करेगी? यही करेगी। ये एक बार बस रीडिंग करके इसको हमें को समझ तो गया इस पर वक्त जाया मत करना। ये वक्त जाया करने वाला, ये लॉजिकल है, मतलब हाँ मेरे को समझ तो रहा है सब,
अब जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उनसे लो जिनके पास पैसा, उनको तो जिनके पास पैसा नहीं है। इसको क्या याद करोगे, समझ गए ना? अब ये कैसा होगा सर, इन्फ्लेशन में ये और बढ़ जाएगा, और बड़े और लो पैसा डालो। तो इसको पढ़ने के लिए आपको रट्टा नहीं मार, देखो मैं समझाता हूं आपको। तो पहले तो किससे पैसा लेना है, वहां लिख दो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और किसको बांटना है वो भी डिसाइड करो। अब मेरा एक सवाल है, आंसर देना। अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, बोलो रे, तो सरकार मतलब खर्च कर रही है आप पे, और सरकार तुम्हारे जेब में पैसे डाल रही है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता अकाउंट में आते 500 रुपए जो बेरोजगार होते, तो पता 2 तरीके से पैसे खर्च करेगी सरकार। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो बच्चे बैठे को समझेगा। एक, अगर तुम्हारे पे खर्च कर रही है सब्सिडी के थ्रू, कौन सा साइड है, और तुम्हारे जेब में पैसा डाल रही है तो क्या होगा, रेवेन्यू साइड। और भी तरीके बताता हूं इसके, किसी और से पैसे लेके किसी और को देना तो रेवेन्यू साइड ही तो हुआ, आपने उनसे कमाया फिर दूसरों को बांट दिया। और अगर आप उनको सब्सिडी दे रहे हो, आप उन पे खर्च कर रहे हो, कौन सा साइड होगा, फोर्थ पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, आगे आपको आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखा, अरे अभी तो बताया यार, लाडली बहन योजना किसका साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है भाई। ये लिखा ना, फ्री राशन, सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, है ना। और रेवेन्यू साइड में क्या लिखा है, redistribution is done through what is progressive taxation, more on the rich, less on the poor। तो क्या कह सकते हैं, फिफ्थ वाले में सरकार के पास भी पैसे आए, और फोर्थ वाले में सरकार के पास से सिर्फ पैसा गया है, आया कुछ नहीं। अरे बोलिए। और बता रहा हूं, जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो सरकार के ऊपर बोरोइंग्स बढ़ाता है। व्हाट इज बोरोइंग्स, पैसा लेना पड़ेगा बाहर से आपको बहुत सारा। फोर्थ वाला पॉइंट जब बोल रहे हो तो समझ रहे फोर्थ पॉइंट क्या है। बेटा आप नींद में क्यों है इतना, बहुत ही नींद में आपको, तो पढ़ाई चालू हुई आपकी। चलो, ये नींद में है 2 साल से, समझ सकता हूं, आप तो मत रहो। क्या होता है एग्जाम के टाइम अगर आपका थोड़ा उतरा हुआ है तो आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। साल भर उतरा हुआ है तो फिर तुम मनुष्य आदमी हो। तो क्लास में से कई लोग हैं जिनको जीवन में मैंने आंख खोल के बैठते हैं देखा क्लास में, तो खुलेगी उनकी, जून में खुलती है, वो रिजल्ट आता तो खुलती है, फ्रेश, यू शुड बी फ्रेश, है ना। और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, जो ये क्यों क्यों उत्कर्ष को कौन सा मार रहे थे बीच में पकड़ के, जो आया नहीं बस, हाँ, जैगी उत्कर्ष। हाँ वही बोला, रात को सो गया था कि ये सोच के कि अब सुबह को भाई गोंदिया में आग लग जाएगी और दंगे हो जाएंगे, सबसे पहले एबीसी को जलाया जाएगा। हाँ, कोई लॉजिक बैठा है उसमें, यहाँ तो रहता है। अविरल का समझता हूँ मैं, क्योंकि अविरल मुजोर भी है, कोई रोक लिया तो अविरल को, तो अविरल बोलेगा मैं घर पे रहता हूँ आज, अविरल क्यों नहीं आया। अरे यार तूने फोन तो किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों ने नहीं उठाया। चलो कोई बात, ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है आप सामने देखिए और फोकस करिए। पहला क्या पॉइंट क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या है पहला डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास रिसोर्सेस इक्वल होना चाहिए। दूसरा, वेलबींग, वेलफेयर। डेप्रीवेशन का मतलब होता है जो सोसाइटी का सबसे निचला पार्ट होता है, गरीब लोग होते हैं, उनको डिप्राइव होने से बचाना। डिप्राइव मतलब उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनसे उनको बचाना। तीसरा क्या लिखा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, पैसा क्यों ले रहे हैं और क्यों बांट रहे हैं, तो प्रोवाइड इक्वालिटी। चौथा क्या लिखा है, सोशल सिक्योरिटी देना, हु हैव, जहां सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस, योजना, ये सब है, मनरेगा। आगे बोलिए, इतना पैसा दो कि वो क्या एंजॉय कर सके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सही है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बोल डालो यार आज तुम, मोर ऑन द
लेट्स खत्म हो गई बात, इजी है वो। चलो ठीक है। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन? जो लोअर सेक्शन है इस देश का, जिसके पास पैसा, उनके लिए कुछ रोजगार को रिजर्व करके रखा। सही है? अरे बोलो। बीपीएल क्या होता है? बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को अलग से मदद करना, हेल्प करना। ये जितने भी हेल्थ कार्ड्स होते हैं सरकारी अस्पताल में, ये उन्हीं के लिए होते हैं। इतने लाख तक का इलाज फ्री। पर आपके लिए उसको प्रूफ करना पड़ेगा यू आर इन द बीपीएल साइड, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो प्रूफ करना पड़ता है कि एक दिन में आप इससे कम कमा रहे हो तो आप बीपीएल में आओ। इससे 172 रुपए कमा रहे हो अगर आप एक दिन में, 172 62 कुछ रेशियो था, मेरे को याद नहीं है। वो एक दिन में उससे कम कमा रहे हो तो बीपीएल, ऊपर कमा रहे हो तो एपीएल। ठीक है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ उसके जवाब में। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ सरकार की बहुत नजर होती है, क्योंकि वो वेलबींग से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर पे सरकार का बड़ा कंट्रोल होता है। फार्मेसी पे है। एजुकेशन हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देश के लिए। और बिहार के लिए हमेशा बिहार के लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पैकेज क्यों नहीं अनाउंस करती, क्योंकि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट का पार्ट है, झारखंड एक बैकवर्ड स्टेट का पार्ट है, तो उसके लिए स्पेशल स्कीम निकालो। विदर्भ बैकवर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट वल्नरेबल है, सूखा पड़ जाना, बहुत पानी, उसके लिए स्पेशल स्कीम्स होनी चाहिए। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या याद करोगे इसको? ये तुमको समझ में आएगा ना? इसको याद क्यों करना है? मैं इसका क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व कर लोगे बस। मैं वो बोल रहा हूं, अगर ये चैप्टर आंखों से पढ़ोगे तो 1 साल लगेगा, दिमाग से पढ़ोगे तो एक रीडिंग लगेगी। अब मेरे को वेलबींग करनी है, तो वेलबींग करने के लिए क्या करना होगा? लोगों के लिए जॉब्स को रिजर्व करना हो, सब्सिडी देनी होगी, अमीर गरीब के फर्क को मिटाना होगा। तो इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? इसलिए बोल रहा हूं, सुनो, बैठ के सुनो जो बोल रहा हूं। फिर वही बातें रिपीट कर रहा हूं कमीना नीचे। लिखा तो है। ये होमवर्क है आपका छोटा सा, रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला जो, ये 3 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट, ये होमवर्क है आपका। जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, जो गरीब नेशन होते हैं ना, वहां पर मैं समझता हूँ क्या दिक्कत है। जितने भी रिच नेशन है, रिच, यूके में देखो आप, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज है, वो सब ये सब चीजें फ्री देते हैं अपने लोगों को। क्या है? रिच स्टेट्स हु हैव रीच द डेवलप्ड, उनको बोलते हैं एगैलिटेरियन वाले। लिखा रिच डेवलप्ड, मिला क्या रे? तो मेरा एक सवाल है, गवर्नमेंट को अगर मार्केट को ठीक करना है, तो प्रोड्यूसर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि कंज्यूमर के ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को कैसे कंट्रोल करोगे आप? ये लिखा है, ये देखो, कभी कभी प्रोड्यूसर और कभी कभी कंज्यूमर। ये वाला पॉइंट मत पढ़ना, पढ़ना ही मत, आपको ही बोल रहा हूं। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो क्लियर है, बहुत क्लियर है। हाई टैक्सेशन क्या होगा? हाई टैक्सेशन इंसेंटिव है कि इंसेंटिव है? डिसइंसेंटिव। पैसे ही नहीं जमा कर पाऊंगा सर, आप तो पैसा ही ले ले रहे हो मेरे से। तो मेरे को लगता है जब मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो आप ले लेते हो, तो मैं सेविंग्स कम करने लगूंगा। इससे नुकसान क्या होता है? जब लोग पैसा जमा करना कम कर देंगे तो देश में पैसा कम हो जाएगा। अरे बोलो। अरे सरकार बोलती है मैं तुमसे ज्यादा टैक्स लूंगी, तो हम सरकार को पैसा दिखाना ही कम कर देंगे। स्टेबलाइजेशन, इसको आप, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, कल भी पढ़ाया था जिस मैंने, इन्फ्लेशन और रिसेशन, ये दोनों वर्ड याद रखो। कैसे अचीव करोगे? पहले आप ये देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आती? 4 पॉइंट है, चारों में से कुछ पूछ सकता है। स्टेबिलिटी कब होता है देश में? स्टेबिलिटी कब होती है बताओ? जब देश में, बोलो, देश में उतना ही आउटपुट बन रहा है जितनी क्या है हमारे पास में, तो मतलब ना अंडर प्रोडक्शन हो रहा है ना। बताइए, जितना आप खर्च कर रहे हो उतना ही बनाया जा रहा है।
आगे बोलो। लेबर जितने थे उसको हमने क्या कर लिया, फुल्ली यूटिलाइज। और अब देखो, जिस देश में खर्च होगा तो वहां महंगाई तो आएगी। अरे बोलो यार, तो महंगाई है बट लो एंड स्टेट, महंगाई तो आएगी ना बेटा। जो तरक्की करने वाला देश है वो तो महंगाई होगा ना। 4 पॉइंट बोल रहा हूं। जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी था उतना बनाया, जितना लोग खर्च कर सकते थे उतना बनाया, और लेबर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज किया। और इन्फ्लेशन है लो एंड स्टेबल। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कब होगा, तो ये 4 ऑप्शन मत बोलो। अबे जानबूझ के करके दिया है ना ऐसा तुमको। एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है एबीसीडी। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा ये फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किसने किया, कि इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए, तो अंडरलाइन कर लो कीनीशियन, जेएम कीन्स। एक और सवाल का जवाब दो। मार्केट अपने आप स्टेबल हो सकता है क्या? सर मुश्किल है, अगर होता तो अभी तक हो जाता। अपने आप हो सकता है मार्केट स्टेबल? डिमांड सप्लाई मैच कर सकते हैं अपने आप को, कि उसके लिए सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा? तो यही लिखा है यहाँ पर, कुछ आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, डेलिबरेट एक्शन। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है इन्फ्लेशन, रिसेशन, पीक, ट्रफ। इन्फ्लेशन डिमांड ज्यादा, रिसेशन डिमांड कम, पीक मतलब रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज, ट्रफ मतलब नो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। याद रखो बस। बताइए दिक्कत, बताइए 3 महीने के लिए अगर डिमांड सप्लाई में कोई दिक्कत है तो वो मार्केट अपने आप ठीक कर लेगा, जो भी बारिश में भी होगा। बारिश, बारिश में डिमांड सप्लाई मैच नहीं करता ज्यादा, मगर बारिश जैसे ही खत्म होती है, त्योहार आते हैं, शादियां होती हैं, ठीक हो जाता है। बोलता है, दिक्कत वहां होती है जहां वो लंबा खिंच जाए, प्रोलॉन्ग। मैंने पढ़ाया था कल आप, अरे बोलो। और एक और लाइन पढ़ाया था कल, जहां इन्फ्लेशन भी है, मतलब चीजें महंगी हो रही हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैगफ्लेशन। बोलना मत, कल पढ़ाया हूं मैंने। ऐसी स्थिति देश की जहां पर क्या है, चीजें महंगी हो रही हैं और देश में बेरोजगारी भी, इंडिया में है ना वो चीज, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जहां महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। कल ही तो पढ़े थे। एक और सवाल बोलता हूं मैं, देश को स्टेबल करने के लिए क्या हम देश के बाहर से सामान खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल। देश को स्टेबल करने के लिए जो एक्स्ट्रा सामान देश में बना है उसको बाहर बेच सकते हैं क्या? तो बोलता है यस सर बिल्कुल। इसका दूसरी बात, कोई दूसरा देश अनस्टेबल है तो क्या उस हम पे फर्क पड़ेगा? 100%। अगर हम उससे कोई सामान खरीद रहे हैं या उसमें कोई सामान बेच सकते हैं। अगर मान लो वो देश बर्बाद हो गया तो हमसे सामान नहीं खरीदेगा। अरे बोलो यार, इसको बोलते हैं कंटेंजियस इफेक्ट। कल ही पढ़ाया था, एक देश का इम्पैक्ट दूसरे देश में पड़ता। कंटेंजियस मतलब फैलना, स्प्रेड होना। स्टेबिलिटी लाने के लिए फिस्कल फंक्शन लाना होगा बेटा। जहां फिस्कल वर्ड आया, बजटरी और टैक्सेशन वर्ड याद रख। 7वें नंबर में क्या लिखा है, स्टेबिलिटी आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। कैसे बताओ, कैसे कैसे इंप्रूव करेगा? पहला, लेबर को एम्प्लॉयड करो, कैपिटल को यूज करो, कैपिटल आपका पैसा। आगे, आउटपुट और इनकम पे ध्यान दो। नेक्स्ट बेटा, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए, प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जब यही प्राइस बढ़ने लगता है तो इन्फ्लेशन, कम होने लगता है तो रिसेशन। बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? ये तो इजी है, बताओ कामिल। आर माइनस पी, एक्स माइनस एम, दोनों होंगे। रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा लास्ट, द रेट ऑफ। मालूम क्या इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? बोले स्टेबिलिटी फंक्शन, अगर ये कंसर्न है, चिंतित है कि ये कैसे परफॉर्म करेगी, कौन, तो किन किन चीजों पे उसको ध्यान देना होगा, तो ये उसके ध्यान देने वाली चीज है। अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन, कम हो रहा है तो रिसेशन। अरे बोलो यार।
और कौन सी दो पॉलिसी है जिसके थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। क्या लिखा हुआ है? पता है मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई। हु डिसाइड द मनी सप्लाई? आरबीआई डिसाइड द मनी सप्लाई। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। अभी तो पता है बजट और टैक्सेशन। हमारे देश में दो प्रकार की गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है यूनी नहीं है, वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है बताइए? डुअल नेचर की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना टैक्स डिसाइड करती है। लिखा है आपको फेडरलिज्म, डुअल नेचर। ये भी इंट्रोड्यूस किसने किया है? रिचर्ड मस्ग्रेव। गोंदिया में जो लोकल टैक्स है वो कौन लगाता है? गोंदिया की लोकल गवर्नमेंट। ये डिवीजन हुआ ना, डुअल मतलब, मैंने डुअल वर्ड गलत है, बट डुअल मतलब ये कि दो भाग में मल्टीपल डिवाइडेड है, सेंट्रल और स्टेट। फिर और है, ग्राम पंचायत भी है, ग्राम परिषद भी है, नगर पालिका भी है, महानगर पालिका भी। तो डिवीजन ही हो गया ना। तो दो लेवल की गवर्नमेंट भाई भूलना मत, एक नेशनल लेवल और दूसरी रीजनल लेवल। रीजनल वर्ड यूज कर दिया उसने, स्टेट, गांव, देहात, शहर। हर गवर्नमेंट ऑटोनोमस है। व्हाट इज ऑटोनोमस? अपने काम खुद से करती, किसी और पर निर्भर। हमारे यहाँ जुडिशरी भी तीन प्रकार की है, सुप्रीम जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब इंडिपेंडेंट है। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट पे अपनी नहीं चला सकता, ऑल आर इक्वल। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट पे इंटरफेयर नहीं करता है, उसको कोई सजेशन देना है तो सजेशन दे सकता है, बट कांट इंटरफेयर। ठीक है, तो ये मस्ग्रेव का बहुत नाम आ रहा है, भूलना मत। तो मैं एक एग्जाम्पल तुमसे पूछूंगा, है ना, मैं जवाब दो। तीन फंक्शन पढ़े तुमने। पहला फंक्शन क्या था? एलोकेशन ऑफ, दूसरा क्या था? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनकम एंड वेल्थ, और तीसरा क्या था? स्टेबिलिटी। ये तीनों सिर्फ एक गवर्नमेंट के काम है कि दोनों गवर्नमेंट के काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना होगा और स्टेट। बस इंडिया में कितने स्टेट्स है भाई? 28। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। अब ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक है, और ये पावर किसने दिया है फंक्शंस करने का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडिया का संविधान। आर्टिकल 246 क्या बोल रहा है? सुनो पूरी बात सुनो। नेशनल हाईवे देखा है, स्टेट हाईवे भी होता है। तो एक होती है यूनियन लिस्ट, जो सिर्फ दिल्ली की गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। हु डिसाइड द इनकम टैक्स? दिल्ली की गवर्नमेंट डिसाइड। वो डिसाइड द एग्रीकल्चर पॉलिसीज, दिल्ली की गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाती है। तो ऐसे बाट काम बटे हुए हैं। देखो क्या लिखा है, तीन लिस्ट है। पहला यूनियन लिस्ट, जो बात करती है यूनियन पार्लियामेंट, मतलब दिल्ली में बैठी हुई सरकार। दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट, विधानसभा, विधान परिषद, दिख रहा है, असेंबलीज। अरे बोलो यार। और कंकरेंट का मतलब क्या होता है? दोनों मिल के काम करें एक जगह। मगर कानून कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कानून किसने पास किया? जीएसटी किसने पास किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? स्टेट्स भी तो कर रही है। तो यूनियन कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होगा? द लॉ पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज इंप्लीमेंटेड बाय बोथ। एक एग्जांपल याद रखना, आप लोग भूलना मत। बताइए किसके पास ज्यादा पावर है पैसे रेस करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने एक चीज गौर किया है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है, उसमें स्टेट टैक्स भी होता है और सेंट्रल टैक्स भी होता है। तो सेंट्रल टैक्स तो पूरे देश में समान होता है, स्टेट टैक्स ऊपर नीचे होता है, तभी तो हर जगह के पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? डिफरेंट है। ये 8 और 9 पॉइंट पढ़िए खुद से, और मुझे बताइए समझ रहा है? खुद से पढ़ो। 8 तो बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर है पैसे इकट्ठे करने का, 9 बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट के। पढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मैटर है? स्टेट मैटर है, तभी तो हर जगह बिजली के दाम भी क्या है? अलग अलग। पढ़ लो। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी अलग होती है, तभी तो लोग गाड़ी लेने के लिए छत्तीसगढ़ जाते हैं, और सस्ता है एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, सरकारी दफ्तर की फीस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम में पूछेगा कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ टैक्स लगा सकती है। पढ़ ले भाई शिवांश, पढ़ ले, पढ़ ले, नीचे देख ले थोड़ा सा।
आपने अगर गौर से पढ़ा हुआ तो बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन। यूनियन गवर्नमेंट कैन लिवाइड टैक्सेशन ऑन सच एज अबे सच एज टैक्स ऑन अदर देन, तो मतलब इन पे नहीं लगा सकते हो। अरे इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है ना, क्या लिखा है पहला, एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज का मतलब होता है टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और आपको कस्टम तो पता है, इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज। इन पर नहीं लगा सकते ना, अब वही तो लिखा है यहाँ पर, अदर देन है ना, अदर देन, इनको छोड़ के इनकम से लेगी, ये सब नहीं लगाएगी। और कुछ, और किस पे नहीं ले रही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा, ये इससे भी ले रही क्या है, एग्रीकल्चर लैंड, टर्मिनल टैक्सेशन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इसकी डिटेल में मत जाओ अभी आप। 9th वाले में क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ का पैसे लगा सकती है बोलो, तो वहां जो छूटा था वो सब इन्हीं का था। आगे बढ़ो ना, क्या लिखा है, आगे मिनरल राइट्स, आगे इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल। देखो गाड़ियां लेना हर जगह का अलग अलग है ना, व्हीकल टैक्स, इसलिए गाड़ियां महंगी सस्ती होती है अलग अलग। उसके बाद में टोल टैक्स, स्टेट हाईवेज, आगे 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 आगे, और इम्पोज, इसलिए डीजल पेट्रोल अलग अलग एक्साइज है ना, स्टेट एक्साइज अलग है, सेंट्रल एक्साइज अलग है। गोवा में सस्ता है पेट्रोल, ठीक है। एसजीएसटी भी होता है, सीजीएसटी भी होता है, यू नो वेरी वेल। 10th पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, और मेरे को समझाओ क्या लिखा है, मेरे को समझाओ। एक दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है क्या, नहीं, अरे बोलो यार। और उसके बाद वाली लाइन पढ़ो, द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट आर नॉट लाइबल टू बी, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नहीं लगा रहे, तुम्हारी इनकम पे मत लगाना। 11 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, जीएसटी कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, किसको देती है, फिर वो बांटती है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल फेडरलिज्म। क्या कलेक्ट कोई और कर रहा है, बांट रहा कोई और है, बट बांट रहा दोनों में। आगे बोलो क्या लिखा, आर्टिकल 268 से लेके 281 में बहुत सारे काम लिखे हैं, क्वेश्चन आता है इसमें, 100% आता है। आर्टिकल 268 क्या बोल रहा है, पढ़ो। ड्यूटी कौन लगा रहा है, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, और अप्रोप्रिएट भी कौन कर रहा है, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन, कितना टैक्स लगेगा, आएंगे, ध्यान दे फिर 268 में। ड्यूटीज मतलब टैक्सेशन, है बोलना मत। बताइए लगा रहा कौन है, यूनियन गवर्नमेंट, कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट, अप्रोप्रिएट मतलब कितना लेना है किस। 269 बोलो क्या लिखा है, ये कौन से टैक्सेशन है, लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, अरे बोलो, लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय, अरे लगा रहा भी वो है, कलेक्ट भी वही कर रहा है, बट बांट रहे किसको है, आगे बोलो। 270, बताइए टैक्स लगा रहा और कलेक्ट कौन कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में हो रहा है, एज प्रिस्क्राइबिंग क्लॉज 271 पढ़ो। सरचार्ज का मतलब होता है अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा की ड्यूटी लगती है। एग्जांपल ले लो गोल्ड का, इंपोर्टेड आइटम्स का सरचार्ज अदर देन टैक्स, ऊपर की ड्यूटीज, ये किससे रिलेटेड है, यूनियन। 275 पढ़ो, एग्जांपल दो सरचार्ज का, आपने वो पढ़ा, सेज, एजुकेशन सेज, एग्रीकल्चर सेज, हेल्थ सेज, अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा। तो ये जो सेज का पैसा किसके पास जाता है, सीई डबल एस, सेज बोलना मत। एनवायरमेंटल सेज, जो लोग, जो कॉपी किताब वाली कंपनी है, वो झाड़ काट के ही तो बना रही है, तो उनको सरकार को टैक्स तो देना ही है, साथ में अदर देन टैक्स भी देना है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज, ऊपर वाला जो, तो यूनियन गवर्नमेंट कमाती है। बताओ भाई 275 क्या बोल रहा है, बोलो रे। ग्रांट का मतलब होता है फ्री का पैसा, कौन किसकी मदद कर रहा है यहां पर बताइए, यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 280 क्या बोल रहा है, फाइनेंस कमीशन जो आपका फाइनेंस एक्ट बनाता है, दैट इज बजट, किसके काम की बात हो रही है। 282 किसकी बात कर रहा है, फ्री का पैसा किसके लिए, पब्लिक पर्पस। 292 किसकी बात कर रहा है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ
एंड बोरोइंग बाय स्टेट, ये लोग भी पैसा लेते हैं देश के अंदर से भी और देश के, और लास्ट का लिखा बेटा 2 लोन्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। अब नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा, खुद से पढ़ो। मुझे बताइए ऊपर कौन कौन पैसे ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो तो एक दूसरे से भी ले सकते हैं, है कि नहीं? अरे बोलिए। आएंगे मैडम, आएंगे, देखना अम्मा, मैच है ना आप लोग भी। तो कॉल आया तो मैडम आएंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। इस पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है सर? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली मेंडेड बॉडी है जो बनाई गई है 3 काम के लिए। पढ़ो बेटा, पहला काम क्या है इसका? ABC करके पढ़ना। पहला पैसे, बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, जो भी टैक्स है वो इनके आपस में बांट देने का, ठीक है? अरे बोलो यार, आगे पढ़ो क्या लिखा है? डिटरमाइनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रांट, जो मदद देते हैं ना हम लोग, ग्रांट वर्ड जो आया मतलब हेल्प, किसको हेल्प दे रहे हैं हम लोग? स्टेट। सर कब होती है हेल्प? नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर स्पेशल। तो ये भी यही डिसाइड करता है, ये भी यही डिसाइड करता है कि किस आधार पर वो मदद करनी है और कितनी करनी है। प्रिंसिपल मतलब आधार। याद है बीच में जीएसटी को लेकर साउथ के स्टेट शिकायत कर रहे थे सरकार से कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है बट हमको मिलता नहीं है, मतलब हम ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करते हैं और आप हमको हमको और आप हमारा पैसा उनको देते हो, जैसे बिहार झारखंड उनको ज्यादा देते। और लास्ट क्या लिखा है? टू मेक रिकमेंडेशन, किसको रिकमेंडेशन दे रहा है? प्रेसिडेंट को। और कदम उठा रहा है टू इंक्रीज द, बोलो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द। अब मैं तुमको बताता हूँ व्हाट इज कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पैसे रखे और स्टेट गवर्नमेंट के भी पैसे रखे। तो बोलता है इतना सारा पैसा रखा है आपके पास, बांटो ना। किसको? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, है ना? आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा फंड का नाम बताओ जहां दोनों के पैसे रखे, तो क्या बोलोगे? कंसोलिडेटेड। नाम ही है ना कंसोलिडेशन, जमा करके एक जगह पर रख दो। कौन दोनों? यूनियन पे सेट, यूनियन ऑब्लिक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या मैं जवाब दो, पढ़ो मत, आंसर देना मुझे। आप ऐसे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उनके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। किसकी होती है? एग्जाम्पल देता हूँ भाई, डिफेंस की जिम्मेदारी। फॉरेन अफेयर्स कौन मैनेज करेगा? जैसे इंडिया चाइना के रिलेशन कौन मैनेज करेगा? वेरी गुड। फॉरेन ट्रेड भी कौन देखेगा? अभी तुम ही तो बताओगे क्या बेचना है क्या नहीं बेचना। वेरी गुड यार। फॉरेन करेंसी का जुगाड़ करके कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। IMF से खरीद के दोगे, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके दोगे। वेरी गुड। मनी और बैंकिंग कौन मैनेज करता है देश में? गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब सुनना पूरी बात, हाँ या ना मेरा, कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां अंडरलाइन कर लो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पड़ रहे हैं हम लोग। एग्री? अब चलिए बताओ एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी किस पर है? स्टेट गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कौन सपोर्ट करेगा? स्टेट, क्योंकि हर स्टेट की अपनी इंडस्ट्री है। एग्जाम्पल दे लेते हैं आप लोग, राजस्थान जाना जाता है पत्थरों के लिए, तो वहां एक अलग इंडस्ट्री। महाराष्ट्र जाने जैसे गोंदिया जाना जाता है राइस के लिए, एक अलग इंडस्ट्री। तो एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। नमक कहीं और मिलता है, सब्जी कहीं और मिलती है, फल कहीं और मिलते हैं। सही है। हेल्थ एजुकेशन भी किसका डिपार्टमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए तो हर जगह स्टेट बोर्ड बने हुए हैं। पुलिस प्रोडक्शन, स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस बोलो बस, प्रोडक्शन क्या है? और स्टेट रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और बेटा लोकल गवर्नमेंट में आ जाओ, नगर परिषद, नगर पंचायत, पढ़ो क्या लिखा है? इनका काम क्या है? पानी दे दो काफी है, नाली साफ करवा दो, रोड बनवा दो और बिजली दे दो, खत्म। बनता है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेगा ना, कौन सा किसका काम है? तो बड़े बड़े काम है देश दुनिया के, वो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको समझ में आ जाएगा
कि हेल्थ के काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशन भी कौन देखेगा? स्टेट। एग्रीकल्चर भी कौन देखेगा? आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप पुलिस ही देख लो, अलग अलग जगह की पुलिस अलग अलग राज्य की अलग है। सही है। अरे बोलो यार, ये मत पढ़ो आप लोग अभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की आपको। मैं फिर डेटा है ना, मेरे को लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा डेटा में क्या पढ़ना है। जीएसटी है, जीएसटी के डेट्स पढ़ लो, बताओ कब आया देश में जीएसटी। वेरी गुड बेटा, जीएसटी ने रिप्लेस किया पुराने टैक्सेशन सिस्टम को। दैट इज बैड। व्हाट इज बैड? वैल्यू एडिशन टैक्स। जीएसटी ने बहुत सारे, देखो क्या लिखा है, जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेशन को खत्म करने की कोशिश की है बहुत सारे गुड्स पे। दैट डजंट मीन कि वो टैक्स किसी और गुड्स पे नहीं लगते हैं। गोल्ड पर जीएसटी नहीं है, मूवी की टिकट्स पे जीएसटी नहीं है। अब लग गया कि लगे, पता नहीं मेरे को, नहीं है। और किस पे नहीं है जीएसटी? गोल्ड, और क्या है? पेट्रोल डीजल पे भी नहीं। कि कौन कौन से टैक्स है जिनको खत्म करने की कोशिश की गई? पहला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। दूसरा सर्विसेज पे लगता है, होटल में जाओ दिख जाएगा आराम से, बात नहीं। फिर क्या है? सेल्स टैक्स। फिर क्या है? ऑक्ट्री। किसी देश में किसी राज्य में एंट्री करते हो उसका भी टैक्स देना पड़ता। आगे बोलो क्या लिखा है? जीएसटी हैड मेड इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। बोलो, एक देश एक टैक्स ऐसा बोलते हैं। इसके तीन पार्ट है, इसके तीन पार्ट है, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म और एसजीएसटी का और आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी भी है। यूजीएसटी भी है, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी टैक्स है ना, मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा होगा यूटीटीएस। पढ़ लो भाई एसजीएसटी है वो क्या है। आप जाइए किसी होटल में, आपको मिल जाएगा 5% टैक्स होगा तो 2.5% में लिखा रहेगा सीजीएसटी, 2.5% में लिखा रहेगा एसजीएसटी। तो कलेक्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और वो देगी किसको? फिर वो डिवीजन करेगा, और डिवीजन में डिसाइड करेगा फाइनेंस कमीशन कि किसको कितना बांटना है। और फाइनेंस कमीशन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंदर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सही है। अब भी देखो, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, आपको समझेगा। पढ़ो फिफ्थ पॉइंट, एक वर्ड मिलेगा। हाँ, ऊपर वाला टैक्स। ऊपर वाला किस पे लग रहा है? लग्जरी गुड्स। किस पे लग रहा है? सर डीमेरिट का मतलब क्या है? शराब, ड्रग्स। मेरिट थोड़ी ना है, मैं मेरा नंबर आया मेरे को दो, ऐसे थोड़ा होगा। तो ये पैसा, ये सेस कहां जा रहा है? देखो क्या लिखा है, ये सेस कौन से फंड में जा रहा है? कंपेंसेशन फंड। और ये कंपेंसेशन फंड किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। बेटा याद रखना, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। अब कंपेंसेशन का मतलब क्या हुआ? जब तुम नुकसान में जाओगे हम यहां से पैसा देंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, समझ आ जाएगा ये फंड किसके लिए यूज हो रहा है। अगर कोई पेंडेमिक जैसा, कोविड जैसी कोई चीज आ गई अब, और ये कितने साल चल गया? कितने साल चला बोलो? 5 साल से ज्यादा आपकी बैंड बच चुकी है। अगर तो यहाँ इस फंड से आपको पैसा दिया जाए, 5 साल तक हेल्प कर सकते हैं आपकी। फैक्ट पढ़ लो, फैक्ट में क्या लिखा है? अरे कोई राज्य में कोविड है, कोई राज्य में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो ये फंड का पैसा कितने साल तक दिया जा सकता है? 5 साल से 7। फैक्ट पढ़िए, फैक्ट। व्हाट इज द ट्रांजिशन पीरियड? 12-13 में आ गया था, लॉजिकली बोले तो 17 में आया, 22 तक ट्रांजिशन पीरियड चला। व्हाट इज ट्रांजिशन? हर स्टेट ने क्या बोला, हमको जीएसटी अपनाने के लिए समय तो दो। अभी आज आया कल थोड़ा इंप्लीमेंट कर देंगे, इतने सालों से पुराने टैक्सेशन लगा रहे ना। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है ऐसा फेज जहां कोई नई चीज को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो कितने साल लगे अपनाने में? 5 साल में कौन कौन ने अपनाया? जल्दी बताइए, कौन कौन सी स्टेट थी जो अपने आपको बोले हम तो कर लेंगे मैनेज? कौन कौन था? इनको मिला सबसे ज्यादा कंपेंसेशन। आगे बोलो क्या लिखा था? व्हाट इज ट्रांजिशन? अगर आप किसी नए टैक्सेशन में जाओगे, पुराने टैक्सेशन की इनकम गायब होगी, तो बोलेंगे ना ये जो हम पैसा कमा रहे हैं इसे कंपेंसेशन कौन देगा हमको? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, टैक्सेशन किसकी इनकम होती है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट बोलेगी यार नए टैक्स के चक्कर में पुराना टैक्स खत्म करना पड़ रहा है, तो वो जो पैसा हम कमा सकते थे वो पैसा तो दो हमको आप, कि 5 साल हम सर्वाइव करें। तो पैसा किसको मिला सबसे पहले? ये 5 लोग। कितना पैसा मिला देखो, बोलिए।
जीएसटी में बोलिए आराम से, सरकार टैक्स कमाती है, उसमें जीएसटी का कितना पैसा आ रहा है सरकार के पास? 35, नहीं, ऐसा लिखा 35% कौन कमा रहा है? यूनियन गवर्नमेंट। और 44% किसके पास जा रहा है? और बचा हुआ यूनियन टेरिटरी होगा, या फिर किसी फंड में रख देते हो। तो 35 44 कितना हो गया टोटल? ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। डी पॉइंट पढ़ो और बताओ समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया 2022 में, 5 साल हो गए, 17 से 22। क्या वर्डिक्ट है, पढ़ो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में इक्वल और यूनिक पावर्स है टू मेक लॉज ऑन। जीएसटी पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, और तो फिर ये वन नेशन वन टैक्स कैसे होगी? आप तो राज्य सरकार, अरे तू समझा नहीं, फिर तो राज्य सरकार अपने हिसाब से बनाएगी जीएसटी रेट्स। हो गया होने होने तो खा लिया करो थोड़ी सी। हाँ इधर ये हीरो। किरण ने बोला नहीं, उसने बोला कि मैडम का फोन आ रहा है। मैं बोला देख मैडम बाहर खड़े हैं। नहीं तो आप ले लो, बैच हो गया हमारा, खत्म हो गया। मैं तो बोला 2 दिन बाद उसको बाहर जाओ। क्लास पे बैठेंगे एकदम से, फोन ही नहीं है। कब रहते हैं? है रूम। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, खत्म। नहीं, खत्म हो गया, खत्म। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्या मजा आएगा मैडम, क्या मजा आएगा। पढ़ाई तो बोरिंग ही है भाई। मैं देखता हूँ तो, हाँ नहीं, हो गया, खत्म। जो जीएसटी के रेट डिसाइड करता है हमारे देश में, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। हर हफ्ते, हर महीने, हर 3 महीने में ये लोग मिलते रहते हैं, और धीरे धीरे जीएसटी रेट्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं। दैट्स व्हाई प्राइस इतना फ्लक्चुएट हो रहा है हमारे देश में। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये लोग जो भी डिसाइड करेंगे, ना ये केंद्र सरकार पे बाइंड है, ना राज्य सरकार पे। आप अपना जीएसटी टैक्सेशन डिसाइड, लिख तो दिया, नॉट बाइंडिंग ऑन देम। तो मतलब ये रिकमेंड कर सकता है सिर्फ कि इतना जीएसटी लगाओ, ये आप पे थोप नहीं सकता। और जीएसटी काउंसिल में दोनों लोग बैठे हैं, केंद्र सरकार के भी लोग बैठे हैं और राज्य सरकार के भी। ठीक है, अरे यार बोलो। ठीक है, खत्म हो गया। बोलना मत बेटा, और एक दो वर्ड बता देता हूं मैं। इधर सुनो, ये खत्म हो गया हमारे देश में, अब ये है नहीं। प्लानिंग कमीशन कौन था रे? जो 5 ईयर प्लान बनाता था 1951 से, उसको चेंज कर दिया 2014 में, 15 में। क्या है? नीति आयोग के नाम से, नीति आयोग नाम। और हमारे देश में तो 5th फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन। कौन सी तारीख को आया वो? नवंबर 2000। किसको खत्म करके आया? और क्या लेके आया, क्या लेके आया देश के सामने? नीति आयोग, नया, मतलब हिंदी नाम, प्लानिंग नीति आयोग कमीशन। तो नाम हिंदी हो गया, फुल फॉर्म अलग है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 5 ईयर प्लान बनाते हैं ये लोग, भूलना मत। ठीक है, चलो खत्म। मैं कल भेज नहीं पाया आप लोगों को, बट आज मैं भेज दे रहा हूँ आप लोगों को।